Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Class 10, Chapter 12, Geometrical Optics, Numerical Problems. So, the numerical number 1, 2 and 3. ये हमारे पास बेस करते हैं 1 and 2, not 3. ये हमारे पास बेस करते हैं ऑन दी मिरर फार्मूला, एंड मिरर फार्मूला हमने नहीं पढ़ा ना, सो दैट्स वाई वो इंक्लूडेड नहीं है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूमेरिकल नंबर 3, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ लाइट. हमने स्पीड ऑफ लाइट बतानी है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दी हुई है n इज इक्वल्स टू 1.923. अ मटेरियल यूज इन ज्वेलरी टू रिप्लिकेट अ डायमंड. कि हमारे पास ये एक मटेरियल होता है जैसे डायमंड होता है ना, चमकता हुआ होता है, तो डायमंड की हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है. एज वी नो दैट ज़िरकॉन भी हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिसे हम डायमंड की जगह पे यूज़ करते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कहता है वो है 1.923. अब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज और इन एयर इज, एयर और वैक्यूम में हम अप्रोक्सीमेटली सेम ले रहे हैं ना, दैट इज c इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी हमें दी हुई है. अब स्पीड ऑफ लाइट हमने फाइंड करनी है इन दैट मटेरियल, तो हमारे पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू cv. ठीक, अब यहाँ पे हमें c भी गिवन है और n भी गिवन है. व्हाट वी हैव टू फाइंड इज v. हमें स्पीड फाइंड करनी है. सो हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट v इज इक्वल टू c n. अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. बाय पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इज 1.56 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो द स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास उस मटेरियल में आ गई 1.56 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4 बेस करता है रिफ्रैक्शन पे. कहते हैं एक लाइट रे है जो वाटर की सरफेस को स्ट्राइक कर रही है एट एंगल 46 डिग्री पे विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल. नॉर्मल के रिस्पेक्ट से हम लेते हैं ना अपने एंगल, तो कहते हैं हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका आ जाता है 46. अब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर इज, अब वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.33. फाइव द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आपने क्या बताना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है. द डायरेक्शन ऑफ रे इज फ्रॉम एयर टू द वाटर. किससे है, फ्रॉम एयर टू द वाटर मींस इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक, फ्रॉम द एयर टू वाटर टू द एयर. एंड द सेकेंड इज हमारे पास डेंसर मीडियम से लेस डेंसर की तरफ आ रहा है. So, writing the given data, angle of incidence सबसे पहले हमें दिया हुआ that is 46 degree. Then refractive index of the air is 1 आ गई and refractive index of the water is 1.33. अब required क्या है, angle of refraction from water to the air, air to the water and angle of refraction from water to the air. Both cases में हमारे पास material denser से less rare में जाएगा, ये rare से denser में जाएगा. Both material के लिए हमने angle of refraction बताना है. So we will use the Snell's law here. Snell's law हमारे पास क्या है बच्चों, n1 divided by n2 is equals to sin theta 2 divided by sin theta 1. अब from the air to the water we put, from air to the water के लिए हम क्या करते हैं कि n1 क्या है, n1 हमारे पास air से water के लिए हम कर रहे हैं तो n1 air आ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट मीडियम हमारे पास एयर है और सेकेंड मीडियम हमारे पास वाटर आ गया ना. सो हम कह देते हैं कि हमारे पास n1 इज and air and n2 is and water and theta 1 is theta. ये जो theta 1 है, theta 1 हमारे पास क्या आएगा, angle of incidence, and theta 2 is angle of refraction. अब जब हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास that is refractive index of air with the refractive index of water. यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन ऑफ थीटा रिफ्लेक्शन और थीटा इंसिडेंस. अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है. जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने साइन ऑफ थीटा रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टिव एंड थीटा आर फाइंड करना है ना. तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, सेकेंड साइड पे हम लेके से डिवाइड कर लिया. नाउ
हमने यहाँ पे थीटा आर को अकेला करना है। जब हमारे पास साइन यहाँ से दूसरी साइड पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जब साइन के साथ माइनस का साइन आ जाता है, कोई भी जैसे कॉस है, टेन है, साइन है, ये हमारे पास अपनी रिप्लेसमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो इनके साथ माइनस का साइन आ जाता है और उसे हम पढ़ते हैं फिर साइन इनवर्स। ठीक, अब हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज पुट की। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी है, ठीक है, साइन ऑफ इंसिडेंस भी है, साइन वैसे ही होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है। हमने क्या किया कि हमारे पास साइन 46 आप सबसे पहले पुट करोगे, उसकी वैल्यू आ गई, फिर आपने बाकी वैल्यू वैसे ही लिख ली। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ऊपर नॉमिनेटर्स की जो वैल्यू हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ गया। देन आप इसे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ गया, तो एट द एंड आप साइन इनवर्स शिफ्ट दबा के, जब साइन दबाओगे ना अपने कैलकुलेटर पे, शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद जब आप साइन का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपके पास साइन इनवर्स हो जाएगा। देन यू हैव टू गिव द वैल्यू, और फिर आप जब वैल्यू रखो 0.56 तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे राउंड ऑफ किया है 32.68 को, तो 33 आ गया। अब हमारे पास ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू द वाटर। अब हमने फ्रॉम वाटर टू द एयर करना है, तो हमने यही सारा प्रोसेस करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये मेन इक्वेशन में थोड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऑल दिस, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एन ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ अ प्लेन ग्लास विद इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन 1.666। सबसे पहले तो बच्चों ऑप्टिकल फाइबर हमने टोटल क्रिटिकल एंगल तो पढ़ा, लेकिन हमने ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास नहीं था, तो आपको मैं थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बता देती हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या चीज़। ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास ग्लास रॉड आरडी पाइप होता है जिसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है। अगर हम कोई लाइट उसमें सेंड करते हैं वो सारी की सारी ट्रैप हो रही होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, इसमें हम कई तरह के ग्लासेस, वेरियस ग्लासेस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होती है और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है और इसकी 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे अंदर हमारे पास होता है कोर, फिर क्लैडिंग होती है और फिर जैकेट होता है। जो इसका सबसे अंदर वाला सेक्शन होता है जिसे हम कोर कहते हैं, उसमें स्ट्रेन्स होते हैं। ठीक है, मतलब तारें होती हैं जो प्लास्टिक या ग्लास की बनी होती है, मतलब साइड से कोर बने हुए होते हैं। साइड से जैसे होता है ना पाइप को जाने के लिए, जैसे सिंपली पाइप बना होता है। ठीक, अब उसमें क्या होता है कि हमारे पास वो जो होते हैं उनके साइड पे क्लैडिंग की होती है। ठीक, अब हमारे पास कोर और क्लैडिंग के दरमियान में रिफ्लेक्टर्स होते हैं। ठीक है, कैसे रिफ्लेक्टर्स होते हैं कि वो हमारे पास जब कोई भी लाइट हम उसके अंदर से पास करवाते हैं तो कोर और जो क्लैडिंग होती है वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। एज सच तो हमारे पास वहां पे पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास कोई पार्ट अनरिफ्लेक्टेड मतलब रह जाता है, वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो उसके बाद फिर से हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, जैकेट होती है, जहां से दोबारा से अगर वहां से रह भी गई ना रिफ्लेक्शन होनी तो वहां पे जाएगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होगी। वैसे ऐसे चांसेस नहीं होते, लेकिन हमने बार बार ग्लास और प्लास्टिक यूज की होती इसलिए कि अगर कहीं से कुछ रह भी जाता है रिफ्लेक्ट होने के बिना तो वो फिर आगे अगर चला जाता है तो वहां से रिफ्लेक्ट होता है। तो एज अ रिजल्ट जब एंड में हमारे पास लाइट की सिग्नल्स आते हैं या लाइट रे आती है तो वो सेम होती है जैसे वो स्टार्ट में थी। हमारे पास विद इन द पाथ किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता। अब ये ऑप्टिकल फाइबर्स हम सिग्नल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। हाई डेवलप कंट्रीज़ में ऑप्टिकल फाइबर्स ही यूज़ होते हैं, जैसे हम टेलीफोन सिग्नल्स के लिए या कुछ भी ऐसे होता है ना, तो हमारे पास ऐसा होता है कि सिग्नल्स ड्रॉप होते हैं जी, रास्ते से ड्रॉप हो गई। वहाँ पे क्या है कि हमारे पास सिग्नल्स जैसे ट्रांसमिशन के वक्त होते हैं, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुए जहाँ पे वो एंड हुए सेम सिग्नल्स होती है। क्यों? वो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, इसके लिए आप अपना बुक खोलिएगा, आपकी बुक में ये टॉपिक है ओके ऑप्टिकल फाइबर का।
अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है जो कि ग्लास का बना हुआ है, फ्लिंट ग्लास, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाती है 1.666 एंड सराउंडेड बाय द क्लेडिंग मेड ऑफ क्राउन। सबसे पहले उसकी इंडेक्स हमें बताई हुई, अंदर का ग्लास बताया, फिर क्लेडिंग का बताया। क्लेडिंग हमारे पास उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.52। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, हमने क्या बताना है, क्रिटिकल एंगल। अब हमारे पास दो चीज़ों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों को हम लिख लेंगे, एक को हम n1 कह देंगे और एक को n2 कह देंगे। फाइंड क्या करना है, क्रिटिकल एंगल। साइन थीटा c इज इक्वल्स टू n1 डिवाइड बाय n2। सो हम अब क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हमने एंगल ऑफ द क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तो साइन को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि पहले यहाँ सारी वैल्यू फाइंड आउट किया, उसके बाद साइन को दूसरी साइड पे लेके गए। सो वी कैन डू द सेम। ओके, नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 66.3 डिग्री और ये हम लिख देंगे द क्रिटिकल एंगल इज इतना। ठीक, न्यूमेरिकल नंबर 6 है बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 6 में वो क्या कहता है कि हमने एक बुक का पेज लिया जो कि हमारे पास कनकेव मिरर से कितने दूर है, डिस्टेंस उसका आ जाता है दैट इज 7.50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ हमारे पास है 10.0 सेंटीमीटर, तो इसे हम 10 सेंटीमीटर कह देते हैं। And the concave length of the focal length 10 centimeter. What magnification is produced in each case? हमारे पास बच्चों दोनों लेंस दिए हुए हैं, एक कनकेव लेंस दिया हुआ है और एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। हमने दोनों की मैग्निफिकेशन पावर बतानी है। ठीक है, अब दोनों में हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक, और हमारे पास फोकल लेंथ, हमारे पास जब हम कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है, और जब हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, यहाँ पे जो वैल्यू में दी हुई है। अब हम आगे जाते हैं तो हमने फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया हुआ है, नाउ हमने क्या करना है, डिस्टेंस बताना है, तो हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस हम इस साइड पे, एक साइड पे कर देंगे और बाकी की इससे उठा के दूसरी साइड पे कर दिया। तो हमारे पास इसको उठा के यहाँ 1 डिवाइड बाय डी, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे लाया तो इसके साथ माइनस का साइन आ गया और ये यहाँ पे अकेला रह गया। नाउ वी हैव टू डू व्हाट, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है, एलसीएम ले लिया है, एलसीएम ले लिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यूज डाली एंड वी गेट द आंसर। अब हमने क्या करना है, मैग्निफिकेशन पावर बतानी है कि हमारे पास कितना मैग्नीफाई करता है। सो द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन इन m इज इक्वल्स टू माइनस डी आई डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट द मैग्निफिकेशन पावर दैट इज। फॉर द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू द सेम। हमारे पास वहाँ पे कनकेव लेंस है तो हमने उसके लिए वही सारा प्रोसेस करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन पावर, वही फॉर्मूला है, वही सब है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 7 में वो क्या कहता है, गुलाली इज व्यूइंग अ फ्ली यूजिंग अ मैग्नीफायर विद अ फोकल लेंथ। उसकी 3 सेंटीमीटर, कहता है गुलाली एक पिस्सू को चेक कर रही हैं, देख रही हैं, उसे मैग्नीफाई कर रही हैं और उसकी हमारे पास फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर। इफ हर पॉइंट इज एट n इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट द मैक्सिमम मैग्नीफायर शी कैन। हमारे पास फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक, उसके बाद नियर पॉइंट डिस्टेंस दिया हुआ है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हमने क्या बताना है, मैग्निफिकेशन बतानी है। फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमारे पास फॉर्मूला आ गया m इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय f प्लस 1। ठीक, पुटिंग वैल्यू ये हमारे पास आई थिंक सो हमने नहीं पढ़ा लेकिन छोटा सा है, कर लेते हैं 25 डिवाइड बाय 3 और जब हम इसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट आर दी मैग्निफिकेशन। हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा दैट इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट इज 9.33। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अगेन मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप पे है जो कि हमने नहीं पढ़ा, सो वी आर स्किपिंग इट अगेन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन डू आस्क। अल्लाह हाफिज़।